हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब करेंगे एसएसटी सामाजिक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एमसीक्यूज़ का ज़बरदस्त विस्तृत हल 2016 से 2024 तक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में पारित किया गया। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद की शक्तियां कम की गईं। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। अब करते हैं विकल्पों का विश्लेषण। 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट और 1763 में क्या हुआ था? पेरिस की संधि और 1813 में क्या हुआ था? चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ था। तो जो ये बाबरी की भाषा है, तो ये बाबरी लिखी गई है हमारे तुर्की भाषा में। तो ये बाबरी जिसका दूसरा नाम है बाबरनामा, ये मुगल सम्राट की बाबर की आत्मकथा है जो मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जहांगीर स्वयं एक कला प्रेमी था और उसने प्रकृति, पक्षियों तथा मानव चित्रों का प्रोत्साहन किया। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की थी। इसके तहत क्या होता था? जमींदारों को भू राजस्व की निश्चित राशि सरकार को देनी होती थी। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतक कौन थे? तानसेन। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे महान संगीतक माने जाते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। अब देखो विकल्पों का विश्लेषण। टोडरमल। टोडरमल कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री। मुल्ला दो प्याजा कौन था? अकबर के दरबार में एक विदूषक। अब्दुल रहमान खान खाना कौन था? एक सेनापति और एक कवि। तानसेन कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1600 ईस्वी में गुजरात की विजय की स्मृति के रूप में फतेहपुर सीकरी में करवाया। बुलंद दरवाजा विश्व के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक है। विकल्पों का विश्लेषण। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। बाबर ने काबुली बाग की मस्जिद बनवाई पानीपत में। हुमायूं ने दीन पनाह शहर बसाया दिल्ली में। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया कहाँ? औरंगाबाद में। और मोती मस्जिद बनवाई दिल्ली में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। और अन्य विकल्पों का विश्लेषण। 1760 में क्या हुआ था? बाड़ी वांस का युद्ध। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। जिसके बाद ये संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। और 1762 में कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। और नकदी फसल कौन सी हमारी? गन्ना। चाय भी हमारी नकदी फसल है, लेकिन इसमें एक ही उत्तर लगाना होगा, तो हम लगाएंगे गन्ना। अगर गन्ना ना होता तो चाय लगाते, चाय ना होता तो गन्ना लगाते, लेकिन दोनों ही हैं तो दोनों ही नकदी फसल है हमारी। तो क्या कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न दिया पीएनपी ने। नकदी फसल वे हैं जिन्हें बेचकर किसान सीधे नकदी कमाते हैं। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है जिससे चीनी बनाई जाती है। अन्य नकदी फसलों में हमारी क्या क्या आती है? देखो, चाय आती है, कॉफ़ी, तंबाकू, कपास, जूट और रबड़। गन्ना तो देखो हमारी नकदी फसल है ही। गेहूँ खाद्यान्न फसल है लेकिन नकदी फसल नहीं है। चाय भी एक नकदी फसल है और दाल एक खाद्यान्न फसलें हैं। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? नरौरा स्थित है उत्तर प्रदेश में।
नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक है। अब देखो अन्य विकल्पों का विश्लेषण। महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु संयंत्र है? तारापुर परमाणु संयंत्र। राजस्थान में है हमारा रावतभाटा परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश में है नरौरा परमाणु संयंत्र। तमिलनाडु में है कुडनलुकुलम परमाणु संयंत्र। और धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लोहा, तांबा, सोना, ये सभी हमारे धातुएं हैं, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। धात्विक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें चमक, तन्यता और आधार वर्तनीय जैसे गुण होते हैं। चमक तो पता है, शाइनिंग करते हैं। तन्यता मतलब वो तान, उनको हम तान सकते हैं पिघला वगैरह के, ठीक है। आधार वर्तनीय, इनको पीट पीट के चपटा कर सकते हैं। संचार का साधन नहीं है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर एक परिवहन का साधन है, संचार का नहीं है। देखो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमारा संचार का आधुनिक साधन है। हेलीकॉप्टर हमारे परिवहन का साधन है। इंटरनेट हमारा संचार का साधन है। ईमेल ही हमारा संचार का साधन है। महारानी विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। महान विक्टोरिया का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? विक्टोरिया मरुस्थल। अब विकल्पों का विश्लेषण। अमेरिका में कौन सा है? मोजावे मरुस्थल। अफ्रीका में कौन सा है? सहारा मरुस्थल। एशिया में हमारा कौन सा है? गोबी मरुस्थल, ये चाइना में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? महान विक्टोरिया मरुस्थल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखो अन्य विकल्प। राष्ट्रपति जो कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52 में, ये संसद का अभिन्न अंग है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में आता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में आता है, ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लोकसभा अनुच्छेद 93 में आते हैं और ये लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। और अब अगला प्रश्न। भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां रखता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या होते हैं? हमारे संवैधानिक प्रमुख। और विकल्पों का विश्लेषण। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में है, ठीक है, और ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, ये राष्ट्र के प्रमुख होते हैं लेकिन शासन के नहीं। राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है, ये राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 में है, ये न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। अब देखिए 2020 पे आ गए हम। गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जगन्नाथ ने। गंगा लहरी संस्कृत के कवि पंडित जगन्नाथ की रचना है, जो गंगा नदी की स्तुति में लिखी गई है। अब अन्य विकल्पों का विश्लेषण। तुलसीदास जी ने क्या कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? श्री रामचरितमानस, बिना पत्र का भी तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की है, श्री कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास की है। सूरदास की कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। पंडित जगन्नाथ ने क्या लिखी? गंगा लहरी। ध्यान देना, यहाँ पे कविता बल लिखा, ये वली होगा, ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। मुगल सम्राट जहांगीर बचपन का नाम सलीम था। उसका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। वह अकबर का पुत्र था और बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। खुर्रम किसके बचपन का नाम था? शाहजहां के। शहरयार जहांगीर का पुत्र था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम। और फिरोज कौन था? तुगलक वंश का शासक। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वहाँ कनाडा भी है, ठीक है। विशाल घास के मैदान ये मुख्य घास की प्रजातियां बफेलो घास है। अब विकल्पों का विश्लेषण। उत्तरी अमेरिका में क्या है हमारा? प्रेरी घास का मैदान। और अफ्रीका में है सवाना घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स के घास के मैदान। न्यूजीलैंड में है टुसॉक घास के मैदान। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़।
छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र में थी। उन्होंने 1674 ईस्वी में यहाँ अपना राज्याभिषेक करवाया। पर अब अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं हम क्या है। पुरंदर क्या है? एक किला जहाँ शिवाजी और अफजल खान का युद्ध हुआ था। रायगढ़ शिवाजी महाराज की राजधानी थी। सिंहगढ़ क्या है? एक किला जहाँ तानाजी मालुसरे ने युद्ध लड़ा था। पुणे क्या है? शिवाजी का जन्म स्थान। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम मतलब बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। कौन था? सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था और उसमें शाह आलम भी था। मुगल बादशाह की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। सिराजुद्दौला कौन थे? प्लासी के युद्ध के समय नवाब थे। नजमुद्दौला कौन थे? मीर जाफर का पुत्र 1765-66 में नवाब बना। मीर कासिम बक्सर के युद्ध के समय नवाब था। मीर जाफर प्लासी के युद्ध के समय मतलब प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बना। और अगला प्रश्न देखो, सत्याग्रह प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्याग्रह प्रकाश आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। उन्होंने वैदिक धर्म का उसमें और सुधारों के उसमें प्रतिपादन किया है। अब विकल्पों का विश्लेषण। रामकृष्ण परमहंस जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु। ये सीएम गलत लग गया, ठीक है। राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक। और इन्हें कौन सी किताब लिखी थी? तूफत उल मुवाहिदीन। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक और उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं और राजयोग इन्होंने पुस्तक लिखी थी। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है, 1600 किलोमीटर लंबी, जो भारत के किसी भी राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी तटरेखा है और गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल। विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल है। ये बैकॉल झील रूस में स्थित है और ये विश्व की सबसे गहरी झील 1642 मीटर गहरी झील है। बैकॉल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। अब अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बैकॉल सबसे गहरे मीठे पानी की झील है कहाँ? रूस की। टीटीकाका क्या है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील। मिर्च सागर इजराइल में स्थित खारे पानी की झील है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग प्राचीन और पारंपरिक उद्योगों में से एक है। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही कपास का उत्पादन और वस्त्रों का निर्माण होता रहा है। पंपास क्या है? मध्य अक्षांशीय घास भूमि। पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में स्थित एक मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। यहाँ की मुख्य घास पंपास घास है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अब विकल्पों का विश्लेषण देखो। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली। आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जापान से ली गई है कानूनी प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है राज्य विधानसभाओं द्वारा। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में। इसके प्रथम गवर्नर कौन है आरबीआई के? ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? भू राजस्व। भू राजस्व केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। भू राजस्व राज्य सरकारों की आय का स्रोत है, केंद्र सरकार का नहीं। केंद्र सरकार को सीमा शुल्क, आयकर और केंद्रीय उत्पाद से आय होती है। अब अन्य विकल्पों का विश्लेषण। सीमा शुल्क केंद्र सरकार की आय का स्रोत है। आयकर भी केंद्र सरकार की आय का स्रोत है। भू राजस्व भी राज्य का आय का स्रोत है लेकिन केंद्र का नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार की आय का स्रोत है। तुर्क-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्क-ए-बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की में।
तो देखिए बाबर की आत्मकथा है जो मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसे बाद में फारसी में अनुवाद किया गया किस नाम से? बाबरनामा। फारसी क्या है? मुगल दरबार की भाषा थी, लेकिन बाबर ने अपने तुर्की में ही लिखा है इसे। अरबी क्या थी? धार्मिक भाषा थी, बाबर की मातृभाषा नहीं थी। अब पश्तो कहाँ? अफगानिस्तान की भाषा थी। अब वास्को डी गामा किस वर्ष भारत में आया? वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब देखो दूसरा क्या है? 1492 में क्या हुआ था? कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और ईस्ट इंडिया पर नियंत्रण स्थापित किया गया। 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट। 1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। 1909 में माली मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। बाड़ीवांस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। बाड़ीवांस का युद्ध 1760 में अंग्रेजों सर आयरगुड के नेतृत्व में और फ्रांसीसियों काउंट डी लली के नेतृत्व में हुआ था, मतलब दोनों के बीच में हुआ था। इनमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया था। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित था? अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कौन कौन क्षेत्र में? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। अब विकल्पों का विश्लेषण देखो। अफ्रीका में कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? मोजावे मरुस्थल। एशिया में कौन सा है? गोबी मरुस्थल। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देता है और किसी को नहीं देगा। ठीक है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है जो लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करते हैं। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान क्षेत्र में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना कोयला खदान क्षेत्र है। अब अन्य विकल्पों का विश्लेषण। बिहार में कोई कोयला खान नहीं है। झारखंड में कौन सी? झरिया कोयला खान। पश्चिम बंगाल में है रानीगंज कोयला खान। उड़ीसा में है तालचेर कोयला खान। संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही संसद के अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा। ये पंजाब नेशनल बैंक गलत है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। किस में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, ध्यान रखना। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। पंजाब नेशनल गलत है, इसे हटा देते हैं हम ऐसे करके। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ, जो कि ग्रामीण बैंक के लिए एक प्रायोजक बैंक था। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1901 से तेल निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में कौन सा है? मुंबई हाई तेल क्षेत्र। गुजरात में कौन सा है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में कोई तेल क्षेत्र नहीं है। असम में कौन सा है? डिगबोई तेल क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल होगी हमारी मूंगफली। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? ये मानसून के मौसम में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं।
जैसे मूंगफली हो गया, चावल हो गया, मक्का, ज्वार, कपास और बाजरा। रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे उदाहरण गेहूँ, जौ, मटर और सरसों। जायद की फसलें ये गर्मी में बोई जाती हैं, खासकर बोई जाती हैं बरसात के तरफ, जिसे को हम पालिज कहते हैं। जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, तोरई, लौकी, ये हमारी जायद की फसलें हो गई, जिसे हम गाँव में पालिज कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30। अनुच्छेद 84 बा के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और 21 अब विकल्पों का विश्लेषण। 21 वर्ष काय की उम्र है? लड़कों की शादी की कानूनी उम्र। 25 वर्ष किसकी है? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम। और 30 वर्ष काय की है हमारी राज्यसभा सदस्य बनने की। और 35 वर्ष काय की होती है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। इसी के साथ हमारी क्लास आज की यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब कल करेंगे हम पार्ट 3।